या फिर एक्सरसाइज का जो नाम था लीनियर इक्वेशन और साथ ही साथ इनइक्वलिटी। एंड इनइक्वलिटी इन टू वेरिएबल। यार उसको खोल भी नहीं आया, नहीं मैसेज आया। ठीक है, यानी कि दो चरों में हमें पढ़नी है क्या, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण और साथ ही साथ असमीका इनइक्वलिटीज। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूं कि इक्वेशंस किसे कहेंगे कि एक कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बराबर का साइन शामिल हो। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बराबर का साइन शामिल हो। यहाँ कोई भी वेरिएबल हो सकता है, यहाँ भी कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन बीच में क्या इन इक्वेशंस यानी कि इक्वल टू का साइन होना चाहिए, उसे हम जनरली क्या कह देंगे, इक्वेशन से। साथ ही साथ इनइक्वलिटी के लिए विशेषता बस केवल एंड केवल एक साइन चेंज होएगा कि यहाँ तो या तो इक्वेशन इज लेस देन का शामिल हो, या इज ग्रेटर देन का साइन शामिल हो, या इज लेस देन इक्वल टू हो, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हो। इन चारों सिंबलों में से कोई भी सिंबल यूज आ रहा हो तो फिर हम उस स्टेटमेंट को या इस इक्वेशन को ही क्या कह देंगे, इनइक्वलिटी। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ रिया, साफ नहीं आ रहा, आज तो साफ आना चाहिए। इक्वल टू का साइन शामिल हो उसे तो हम क्या कह देंगे, इक्वेशन। और इनइक्वलिटी जहाँ इक्वल टू के साथ ही साथ इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, या फिर ओनली इज लेस देन या इज ग्रेटर देन का साइन शामिल हो तो उसे हम क्या कह देंगे, इक्वेशंस, इक्वलिटी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ जो क्वेश्चन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल यानी कि एक्स एंड वाई, और एक्स और वाई में वेरिएबल इक्वेशन ये भी है हमारी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई प्लस इज इक्वल टू जीरो। ये तीनों की तीनों ही एक्स और वाई यानी कि दो चरों में ही इक्वेशंस हैं। लेकिन यहाँ बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस कौन सी हैं। तो लीनियर इक्वेशंस के लिए देखेंगे कि वे सारी की सारी इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कहलाएंगी जिनमें एक्स यानी कि वेरिएबल्स की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 1। यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल की पावर 1 है। इन वन टर्म, किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर 1 हो, यहाँ कोई आया होगा जो भी 2 है, इसको क्या कहेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण। ठीक है, यहाँ लीनियर इक्वेशन कहलाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। इन टू वेरिएबल एक्स और वाई, दो वेरिएबल है, तो यहाँ भी हम क्या कहेंगे कि ये दो वेरिएबल में क्या है, लीनियर इक्वेशंस कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन यहाँ ये क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशंस। क्यों? क्योंकि यहाँ जो पावर है, वेरिएबल्स पर जो पावर है वो 1 है और यहाँ भी 1 है। सभी की सभी टर्मों में वेरिएबल्स की पावर 1 है। यहाँ देखते हैं हम, पावर एक यहाँ है, एक यहाँ, इन टोटल टर्म, एक टर्म मानेंगे इसको, और इस टोटल टर्म में पावर कितनी हो जाएंगी, 2। इस वजह से हम इसको लीनियर इक्वेशन ना बोलकर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही की फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की ही फॉर्म में आ जाएगी। अब जनरली बात करते हैं हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है कि a1x a2y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कोई भी एक लीनियर इक्वेशंस हो जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम यहाँ जो अध्ययन करेंगे वो दो लीनियर इक्वेशनों का सोल्यूशंस यहाँ हल करेंगे। तो a2x प्लस b1x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। a1 a2, या फिर हम a1 a2 a3 ले सकते हैं इसको, यहाँ b1 b2 एंड b3 ले सकते हैं। a1x a2y प्लस a3 इज इक्वल टू 0, b1x b2y प्लस c3 b3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएंगे, हमारी लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएंगी दो कोई भी लीनियर इक्वेशंस। यहाँ a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, यहाँ a2 क्या है, इस y का कोफिशिएंट, a3 क्या है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट की बात ये बिहेव करेगा। यहाँ b1 इस x का कोफिशिएंट, यहाँ b2 इस y का कोफिशिएंट, यहाँ b3 भी एज ए कांस्टेंट के रूप में होगा। ठीक है,
इनको सॉल्यूशंस करने वाली विधियाँ अपने बुक्स में बता रखी हैं कि ये दो इक्वेशंस हो जाएंगी, दोनों इक्वेशंस क्या क्या सॉल्यूशंस देंगी, क्या क्या सॉल्यूशंस नहीं देंगी, किस सिचुएशन में सॉल्यूशन देंगी, किस सिचुएशन में सॉल्यूशन नहीं देंगी, उन पर आधारित हम क्वेश्चंस यानी कि इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। देखते हैं अंश का कॉल आ रहा है अंश का, वो इसलिए डिस्टर्ब हो गया था। काट दूं? काट। इन बच्चों को कह दो कि ऑडियो चालू रखें, वीडियो ऑफ कर दें और कोई वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और एक लिख रहे हैं हम 4x प्लस 7y माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। साफ नहीं है होने तो साफ नहीं है। इक्वेशंस इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चंस आएगा। अब सोल्व करने के लिए क्या होता है, हमने बताया था कि जनरल फॉर्म इक्वेशंस का कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यदि दो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन हो तो वो सॉल्यूशंस कब देंगी, कब नहीं देंगी, क्या सॉल्यूशंस देंगी, क्या सॉल्यूशन नहीं देंगी, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है वो एक केवल एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, दूसरी वाली जो इक्वेशंस है वो भी किसको, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों जो इक्वेशंस हैं वो हो सकता है दोनों के दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हो सकता है दोनों की दोनों पैरेलल जा रही हो सकता है दोनों की दोनों लाइनें एक ही लाइन पर वापस इंटरसेप्ट हो रही हों या कोइंसाइड्स हो रही हों। इन तीनों सिचुएशंस के आधार पर हमारे आंसर्स यानी कि सॉल्यूशंस निकल के आएगा। पहली सिचुएशंस क्या कि जब दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम कह देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। यहाँ पे बात समझ रहे हो, कब, जब दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये लाइन इक्वेशन है सीधा सीधा, ये दूसरा भी लाइन का इक्वेशन है क्योंकि हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे इन ग्राफ थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इस सिचुएशन में तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। साथ ही साथ कह रहा है कि यदि दोनों की दोनों लाइनें ही हमारी कैसी हों, पैरेलल लाइन हो, तो यहाँ हमें कोई भी सॉल्यूशन से प्राप्त नहीं होगा। दैट इज़ कि यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लास्ट थर्ड वाली पोजिशन की यदि एक ही लाइन है और दोनों की दोनों लाइन एक ही लाइन पर इंटरसेप्ट हो रही हो या कोइंसाइड्स हो रही हो, इसका मतलब इस सिचुएशन पे हम कह देंगे कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की इस सिचुएशन में एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस होंगे। मैनी सॉल्यूशंस कि हर सिचुएशंस पे ये वाला पॉइंट भी, ये वाला पॉइंट भी, इन दो जो भी लाइन पर जो पॉइंट आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट इन दोनों इक्वेशनों को सेटिस्फाई करेंगे। कॉल आ रहा है सर के पास। उस पर टाइप करके छोड़ दो या तो क्या प्रॉब्लम है, लिख देगा वो। अब ये वाली जो सिचुएशन है ये कब होगी, ये वाली सिचुएशन कब होगी, ये वाली सिचुएशन कब होगी, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका हम डिसाइड कैसे कर पाएंगे कि जो इक्वेशंस दो दे रखी हैं वो इक्वेशंस लीनियर जो इक्वेशन है यूनिक सॉल्यूशन देंगी या नो सॉल्यूशन देंगी या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगी। इसके लिए एक सिस्टम बताया गया है। अब इसके लिए एक रिजल्टेंट काम में लिया गया है। क्या मैसेज आ रहा है सर, a1/a2 लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरी वाली है वो भी लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। अब उन दोनों लाइन की सिचुएशंस क्या क्या हो सकती हैं, हमने 3 सिचुएशंस निकाली। क्या हो सकता है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, हो सकता है दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो सकता है कि वो दोनों लाइनें एक ही लाइन पर क्या हो, कोइंसाइड्स हो रही हो, संपाती हो रही हो, एक ही पे लाइन पे आरोपित हो रही हो। तो इन सिचुएशंस के लिए हमने देखा था कि ये डिसाइड कैसे होगा। हमारे पास अभी कोई रिजल्टेंट नहीं आया कि ये डिसाइड कैसे हुआ कि दोनों जो इक्वेशंस देखते ही पता लग जाए कि ये लाइन यूनिक सॉल्यूशन देंगी, देखते ही ये पता लग जाए कि ये दोनों लाइनें नो सॉल्यूशन देंगी, देखते ही पता लग जाए कि ये मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी। इसके लिए एक सिस्टम क्या काम करता है कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, क्योंकि जनरल इक्वेशन ये थी हमारी। इसके फॉर्मेशन से देखेंगे कि यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो, देन हम कह देंगे कि ये इस सिचुएशन में होगा तो यूनिक सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, अद्वितीय सॉल्यूशन, यानी कि एक सॉल्यूशन होगा। और वो सॉल्यूशन क्या होगा, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही इन दोनों इक्वेशनों का क्या कहेगा, सॉल्यूशंस कहेगा, जनरल सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशंस कहेंगे। पहली बात। सेकंड सिचुएशन हो सकता है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो, साथ ही साथ c1/c2 भी हो,
C1/C2 भी हो, इसका मतलब यहाँ जो इक्वेशंस हो जाएंगी थर्ड वाली पोजिशंस कि मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कि इस सिचुएशंस में मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। और एक थर्ड है कि यदि A1/A2 हो, साथ ही साथ B1/B2 हो, बट डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इस सिचुएशंस में हम कह देंगे कि नो सॉल्यूशन, कि इस सिचुएशंस में यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे और दोनों की दोनों लाइनें क्या कहलाएंगी, एक दूसरे की पैरेलल लाइनें। और जब पैरेलल लाइन होंगी तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसका मतलब कोई सॉल्यूशंस नहीं देंगी। यहाँ तक आप एक बार नोट करिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं कि क्वेश्चन से क्या कहना चाह रहा है। जनरल फॉर्मेशंस क्या था कि A1x B1x C1 = 0, A2x B2y प्लस C2 = 0। इसकी कंपैरिजन में इस क्वेश्चन से करना चाहूँ तो आप बताइए कि A1 की वैल्यू कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 2 और C1 की वैल्यू कितनी है -5। साथ ही साथ फिर से मैं पूछूं कि A2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 4, B2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे 7 एंड C2 की वैल्यू कितनी है तो आप कहेंगे -11। अब मैं जो फॉर्मेशंस जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे उसकी देखते हैं, उसको एप्लीकेशन लेते हैं कि A1/A2 कितना है 3/4, B1/B2 2/7। ठीक है, तो क्या हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं, रिजल्ट निकाल सकते हैं कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। करेक्ट, क्योंकि 3/4 कभी भी 2/7 के बराबर नहीं होगा। इस वजह से निष्कर्ष क्या निकल के आया, रिजल्टेंट निकल के आया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, हैंस यूनिक सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों के दोनों गिवन इक्वेशंस हैं वो हमारे पास क्या देंगे, यूनिक सॉल्यूशंस देंगे। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि बस केवल एंड केवल ये जांच करना कि दोनों इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन देंगी या लीनियर या फिर नो सॉल्यूशन देंगी या मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी, ये वाली जांच करनी थी। बाकी आगे का काम नेक्स्ट जो होगा उसमें बताएंगे। लेकिन अभी तक हमने केवल ये जांच किया है कि जो सॉल्यूशन यानी कि जो गिवन इक्वेशंस थी वो तो गिवन इक्वेशंस यूनिक सॉल्यूशन दे रही हैं या मैनी सॉल्यूशन दे रही हैं या फिर नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन ही नहीं दे रही। ये जांच हमने आसानी से कर ली। बात यहाँ तक की समझ में आ गई या नहीं आई? बोलिए भाई सभी बच्चे बोलिए, यहाँ तक की बात समझ में आई है या नहीं आई? 7वें क्वेश्चन का एग्जाम्पल नंबर 7 है अपना, उसका फर्स्ट देखते हैं क्या लिखा है कि सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इसके आधार पर हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। 3x + 2y - 11 = 0। दूसरा है 2x - 3y + 10 = 0। दो इक्वेशंस दे रखे हैं सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशंस जिसे हम बोलते हैं। 3x + 2y - 11 = 0 और सेकंड जो दिखा रखी है वो है हमारी कि 2x - 3y + 10 = 0। अब देखते हैं हम जो स्टैंडर्ड फॉर्म था उससे हम इसकी कंपैरिजन करते हैं और फिर हम रिजल्टेंट की तरफ पहुंचते हैं। A1 बोले तो पहली वाली इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट था कितना है 3, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट A1 था 3 है यहाँ पे। B1 कितना है 2 और C1 कितना है यहाँ पर -11। A2 कितना है यहाँ पे +2, B2 कितना है -3 एंड C2 10। बात समझ में आ गई यहाँ तक की। उसके बाद हम चेक करते हैं कि A1/A2 दैट इज 3/2, B1/B2 दैट इज 2 डिवाइड बाई -3। इसका मतलब क्या हुआ कि -2/3। अब देखते हैं कि यहाँ से कि A1/A2 की वैल्यू क्या B1/B2 के है क्या 3/2 क्या -2/3 के बराबर है? नहीं है। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ भी क्या देगा यूनिक सॉल्यूशन।
देखिए इसको काउंट डाउन करिए और यदि समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से पूछिए। इज इक्वल टू 8 x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 3। इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, दैट इज कि RHS पार्ट में जीरो लेके आना चाहता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा कि 2x प्लस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 एंड इसको क्या लिख दूंगा x माइनस का 2y माइनस इधर आएगा तो पॉजिटिव का 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। वैल्यू निकालते हैं a1 a2 की, b1 b2 की, c1 c2 की। फिर रिजल्टेंट में देखते हैं क्या निष्कर्ष निकल के आ रहा है। देखते हैं a1 की वैल्यू यहाँ पे 2 है, b2 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू माइनस का 8, a2 की वैल्यू 1 है क्योंकि x का कोफिशिएंट दैट इज 1 मैं मान सकता हूँ। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1 यहाँ छुपा हुआ है, ऑब्वियसली 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है। b2 की वैल्यू माइनस का 2 एंड c2 की वैल्यू प्लस का 3। फिर से देखा कि a1 अपॉन a2 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 1, b1 अपॉन b2 दैट इज 3 डिवाइडेड माइनस का 2। क्या ये 2/1 3 माइनस का 3/2 के बराबर है? नहीं है, दैट इज यहाँ भी क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। यहाँ भी क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, कि इस सिचुएशन में भी यूनिक सॉल्यूशंस देगा। हाँ बोलिए जी। और वहां देखेंगे कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 4 एक्सरसाइज 4.1 और उसका पहले का पहला ही पार्ट क्या 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी क्वेश्चन दिखा रखी है कि 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताएं कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इनकी कंपेयर करो, फाइंड आउट और चेक करें या प्राप्त करें वेदर पेयर जो पेयर दे रखे हैं वो लीनियर इक्वेशन से इन लीनियर इक्वेशनों के आर कंसिस्ट या इनकंसिस्ट, या तो कंसिस्ट होंगे या इनकंसिस्ट। बता दूं आपको कंसिस्ट और इनकंसिस्ट का मीनिंग क्या है कि कंसिस्ट बोले तो कि सॉल्यूशन जहां आ रहे हैं और इनकंसिस्ट जहां सॉल्यूशन ही नहीं आ रहे। तो हमारे पास दो सिचुएशंस थे जिसमें सॉल्यूशन आ रहे थे, एक तो यूनिक सॉल्यूशन और एक मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो दोनों कैसे हो जाएंगे कंसिस्ट सिस्टम। और जहाँ सॉल्यूशंस नहीं आ रहे थे उसको हम क्या कर देंगे इनकंसिस्ट सॉल्यूशंस। जो एक सिचुएशंस थी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस सिचुएशंस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं था, तो वो तो क्या था इनकंसिस्ट सिस्टम। देखते हैं पहला ही 2x माइनस का 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस का 6y इज इक्वल टू 9। इसको मैं इस फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, रिप्रेजेंट करना चाहूँ, तो क्या लिखेंगे आपकी 2x माइनस का 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। साथ ही साथ इसको क्या लिखेंगे कि 4x माइनस का 6y, इस 9 को इधर जी एल्सस पार्ट आ में रहे क्या अभी। होगा तो माइनस का 9। कॉलेज तक गए अभी, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। कॉलेज तक गए जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से a1 a2 b1 अपॉन a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में देखा हमने a1 क्या है कि x का कोफिशिएंट कितना है 2, b1 माइनस का 3, c1 माइनस का 8, a2 इक्वेशन नंबर सेकंड में देखेंगे x का कोफिशिएंट कितना है 4, b2 माइनस का 6 एंड c2 माइनस का 9। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ से कि a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल के आएगी 2/4, b1 अपॉन b2 की वैल्यू माइनस का 3 डिवाइड बाई माइनस का 6 माइनस कैंसिल आउट 3/6 वापस कट जाएगा और बाद रिजल्टेंट क्या देगा 1/2 और यहाँ भी रिजल्ट क्या देगा 1/2।
अब दोनों बराबर हैं, लेकिन एक सिचुएशन थर्ड वाली भी देख लेते हैं कि C1/C2 की क्या आ रही है वैल्यू। माइनस का 8 डिवाइड बाई माइनस का 9 दैट इज 8/9। रिजल्ट्स में हम देखें कि A1/A2 डजन इज इक्वल टू है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 की। अब जो हमने 3 कंडीशंस लिखवाई थी उसमें हमने देखा था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 हो, लेकिन C1/C2 के बराबर ना हो, C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो हम उस सिचुएशन में क्या लिखते थे, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब, कि जब A1/A2 तो हो, B1/B2 के बराबर हो, लेकिन नहीं हो कब बराबर, कि C1/C2 के, यानी कि ये दोनों की दोनों वैल्यू C1/C2 के बराबर नहीं हो, उस सिचुएशन में हमने लिख दिया था कि नो सॉल्यूशन। और सिस्टम जो होगा हमने बताया था कि जहाँ नो सॉल्यूशन आए इसका मतलब इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इनकंसिस्टेंट सिस्टम, बात समझ में आ गई यहाँ तक के। क्वेश्चंस के बारे में आप अपना रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में लिखें क्या लिख रहे हैं आप। है क्या कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन करना है, एंड फाइंड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशनों का नेचर बताना है कि जो 3 नेचर बताए थे हमने कौन कौन से, कि मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन। पहला है सेकंड का कि x + y इज इक्वल टू 3, और दूसरा लिख रहा है इसकी दूसरी वाली इक्वेशन 3x - का 2y इज इक्वल टू 4। इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो मैं लिखूँगा कि x + का y - का 3 इज इक्वल टू 0, और इसे लिखूँगा कि 3x - का 2y - का 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। साथ ही साथ अब मैं यहाँ से A1/A2 B1/B2 C1/C2 की कंपैरिजन करना चाहूँ तो उसको देखूंगा मैं, 4 का भी ट्रांसफर कर दूंगा, माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब A1/AX इसको मैं क्या लिखता हूँ, A1x + B1y + C1 इज इक्वल टू 0, इसको लिखता हूँ मैं A2x + B2y + C2 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताएंगे कि यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू कितनी है, बोलिए, B1 की वैल्यू कितनी है एंड C1 की वैल्यू कितना दिया हुआ है। साथ साथ A2 की वैल्यू बताएंगे, B2 की वैल्यू बताएंगे और C2 की वैल्यू बताएंगे। बताइए, बोलिए क्या होगी। A1 की वैल्यू दैट इज x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, B1 की वैल्यू यहाँ भी x, y का कोफिशिएंट कितना है 1, C1 की वैल्यू पहली वाली टर्म में, पहली वाली इक्वेशंस में जो कांस्टेंट टर्म था कितना, -3। A2 सेकंड वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है 3, सर एक मैसेज आया हुआ है, B2 देखते हैं -2 एंड C2 की वैल्यू -4। ये ज्ञात हुई है कि नहीं हुई है सभी देख के बताएंगे। A1/A2 में कितना आएगा 1/3, B1/B2 में कंपैरिजन करें तो -1/2, और C1/C2 में -3/4 दैट इज 3/4। रिजल्ट क्या निकल के आया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 के। क्यों? क्योंकि 1/3 कभी भी 1/-1/2 के बराबर नहीं होगा। दैट इज यहाँ से सॉल्यूशंस क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्ट सिस्टम। कंसिस्ट सिस्टम। बात समझ में आ गई यहाँ तक कि कंसिस्टेंट सिस्टम और यूनिक सॉल्यूशंस। अब बात करते हैं कि सॉल्यूशंस कैसे प्राप्त करें, वो भी किस मेथड से, ग्राफिकल मेथड से। क्योंकि सोल्व करने के हमारे यहाँ इन RBSE में इसके सॉल्यूशंस ओनली एंड ओनली 2 ही टाइप बता रखे हैं। तो एक कहानी है जो सॉल्यूशंस करने वाली बातें। सॉल्यूशंस करने वाली बातों में क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखी थी पहली वाली, उससे हम क्या बनाएंगे, कि लाइन का रिप्रेजेंट करेंगे। लाइन, वॉइस ठीक नहीं आ रही है, चलो एक बार के लिए वॉइस को मैं हटा ही देता हूँ।
तो क्या लिखूँगा 3 माइनस का y। अब इसके बाद में एक टेबल बना लेंगे और उसमें x की दो वैल्यू निकाल लेंगे, दो पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट निकाल लेंगे हम। y की वैल्यू पुट कर दूँ यदि मैं 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 0 यानी कि 3 माइनस 0, x बराबर 3 माइनस 0/3। y की वैल्यू यदि मैं 1 पुट कर दूँ तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2। कहानी यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। सेकंड जो था इससे क्या लिखेंगे कि 3x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y, और x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे कि 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y डिवाइडेड बाई 3। इससे भी वही काम क्या कि यहाँ भी हम टेबल बना लेंगे और उस टेबल से 2 पॉइंट निकल के आएंगे x एंड y की वैल्यू पुट करूँगा और x की वैल्यू निकालेंगे। यदि मैं y की वैल्यू यहाँ से 0 पुट करता हूँ तो यहाँ देखेंगे आप कि 4 प्लस 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 3, 4 प्लस 2 इंटू 0 यानी कि 0 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 3। अब 4/3 की वैल्यू 1.33 के समथिंग, जो कि ग्राफ में आप थोड़ा सा विकृत दिखा पाएंगे, इनकी एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए हम पॉइंटों वाली संख्याएं नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो भी कितना हो जाएगा 1 रख के देखते हैं कि 4 प्लस 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, 4 और 2 6, 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक दूसरी और रख के देख लीजिए ऐसी ही कोई वैल्यू, 3 रख के देखते हैं तो 3 को 2 से किया 6, 6 प्लस 4 10, 10 में 3 का भाग पॉइंटों में जा रहा है। 4 रख के देखते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, 4 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा 12, 12 3 4। ठीक है कि y की वैल्यू मैंने 4 रखी तो कितना आया आंसर हमारा कि 4 प्लस 2 इंटू 4 है कि 8 प्लस 4 12, और 12 में 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम 4 टाइम। तो 2 पॉइंट निकल के यहाँ से आ गए, 2 पॉइंट यहाँ से आ गए, इन दोनों पॉइंटों से तो ये लाइन आ जाएगी, इन दोनों पॉइंटों से ग्राफ में ये वाली लाइन आ जाएगी। देखते हैं कैसे क्या खींचेंगे लाइन। लाइन खींचने के लिए मैं देखूंगा कि यहाँ से एक पॉइंट P, इस पॉइंट को P लिख दूंगा, x की वैल्यू तो 3 है, y की वैल्यू 0 है। यहाँ से था Q और उस Q को मैं लिख दूंगा 2 एंड 1, PQ हो गए। यहाँ से हम A और B ले लेते हैं, A को 2 1 और B को लिख देंगे 4 एंड 4। अब देखते हैं ग्राफ कि इनका ग्राफ क्या होगा। ग्राफ के लिए जनरल फॉर्मेशन यानी कि आपको जानते होंगे निर्देशांक कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की, यहाँ पर ओरिजिन ये x अक्ष, यहाँ ये x अक्ष और यहाँ ये y अक्ष, यहाँ x डैश अक्ष और यहाँ पर y डैश, अर्थात यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू होंगी, यहाँ x की पॉजिटिव होंगी, यहाँ y की पॉजिटिव, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू। यहाँ ओरिजिन 0 है, हमने मान लिया कि समथिंग यहाँ 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, यहाँ 5। इसी प्रकार से माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 4। y की वैल्यू भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 एंड माइनस का 5। अब जो पॉइंट दे रखे हैं वो देखेंगे। पहला पॉइंट क्या था 3 0, इनकी x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 कहाँ पे है, इस लाइन पे देखेंगे सबसे पहले कि x की वैल्यू 3 कहाँ है। x की वैल्यू 3 इस वाले पॉइंट पर होगी। अब इस वाले पॉइंट पर y की 0, यानी कि y में हमें वहाँ तक जाना है जहाँ 0 हो, तो 0 y की यही पॉइंट आ रहा है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या लिख देंगे हम P, क्योंकि जैसे ही हम ऊपर बढ़ाएंगे तो प्लस में जाएगी वैल्यू, नीचे बढ़ाएंगे तो माइनस में आएगी। ना ही तो हमें प्लस में जाना, ना ही नीचे जाना, रिजल्टेंट 0 पे रखना है। किसकी वैल्यू y की वैल्यू, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और हमें ज्ञात भी होगा कि ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0, ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड ऑन y एक्सिस कोऑर्डिनेट ऑफ x इज 0। दूसरा q की वैल्यू 2 1 2, x की वैल्यू 2 पे लेके आएंगे
और y की वैल्यू प्लस में 1 तक लेके जाएंगे, 1 यहाँ है, इसका मतलब यहाँ इसको आगे तक बढ़ाएंगे और ये वाला पॉइंट हो जाएगा Q। ठीक है, साथ साथ ए क्या है 2 1 यही पॉइंट था A। इसको तो एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, पहली जो लाइन आई थी इसको हम एक लाइन के रूप में लिख देते हैं और इस लाइन को पहली वाली लाइन इनकी इक्वेशन 1 दिखा देते हैं। ठीक है, दूसरी जो लाइन 2 1 से जा रही है, इनकी एक पॉइंट तो यही है हमारा A और दूसरा पॉइंट है 4 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4, यहाँ तक लेके जाओ इसको, ये वाला पॉइंट हो जाएगा B और इस A को B से मिलाते हुए एक लाइन ज्वाइन कर देंगे, ये हो जाएगी 2 नंबर लाइन। नंबर 1 लाइन ये था, नंबर 2 लाइन ये था, इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वही इसका सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या थे 2 1, तो यही क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब बात करें किस क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया, बताएं मेरे को एक बार के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर डायरेक्ट आप अपना ऑडियो बोल के बताएं कि क्या समझ आ रहा है। हाँ बोलिए। 2x + 2y = 10, 2x + 2y = 10। देखते हैं इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे कि x + y - 5 = 0 और इसको लिख देंगे कि 2x + 2y - 10 = 0। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं a1 a2 की वैल्यू 1/2, b1 b2 की वैल्यू 1/2, c1 c2 की वैल्यू -5 डिवाइडेड -10 माइनस से माइनस कैंसिल 5 और 10 1/2। तो रिजल्ट्स में क्या आएगा कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। और जब ये वाला स्टेटमेंट यानी कि ये वाली कंडीशन आए क्या कि a1 a2 = b1/b2 = c1/c2 हो, उस सिचुएशन में हम क्या कहते हैं कि यहाँ मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। हाँ, साफ नहीं आ रहा? हाँ, तो यहाँ इस सिचुएशन में क्या होगा, मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ तक, और सिस्टम कैसा हो जाएगा, कंसिस्ट सिस्टम हो जाएगा। ये तो थी 1 नंबर वाली बात, कोई क्वेश्चन में पूछ सकता हो 1 नंबर का। बाकी जो 5 नंबर बच गए वो क्वेश्चन उसका सॉल्यूशंस पूछेगा ग्राफिकल मेथड से, वो उसके लिए 5 नंबर बताता है वो। इस यहाँ तक का यदि आप करके आते हैं तो 1 नंबर आपको मिलेगा कि मैनी सॉल्यूशन है और कंसिस्ट सिस्टम में। बात सबको पता लग गई होगी, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जनरल